आइए आज हम बात करते हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के हाल के ऊपर। ये वीडियो देखिए पहले आप। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा, भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा, आदमियों को बीच सड़क पर लटकाया जा रहा है, हिंदू भगवान औरतों के जगन्नाथ, घरों में बलभद्र घुसकर उन्हें and मारा Devi जा रहा है, Subhadra उनके on the गोडाउन में floor of a दुकानों से burnt चोरी की temple जा रही in है। Bangladesh. यहीं और यहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके अपने ही देश की जो सिंगर्स हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जो कि उनके देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनके घर को तक जला दिया गया है क्योंकि वह हिंदू हैं। और आपने वीडियोस तो देखे ही होंगे जहां पर कुछ बांग्लादेशी पार्लियामेंट हाउस में घुसकर वहां पर चोरी कर रहे हैं। शेख हसीना के इंटीमेट्स कपड़ों को पब्लिकली परेड किया जा रहा है, उनका खाना खाया जा रहा है, स्विमिंग पूल पर लोग स्विमिंग कर रहे थे। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आगे बात करते हैं। सिचुएशन कब खड़ी हो हमें नहीं पता है, हमारे देश में भी कब ये होगा, हम इस पर कुछ कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये माइनॉरिटीज के ऊपर क्या अभी से होना शुरू हुआ है या पहले से ही, तो हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा, हमें पीछे हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा। जब पार्टीशन हुआ तब वहां पर 22% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, जो अब घटकर सिर्फ 7.5% रह गई है। ये कोई खुद से नहीं हुआ, ये सब कुछ एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और एक मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसने आज अपने पैर इंडिया में भी पसार लिए हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ा है, चैनल्स में देखा है, और उनके लोग यहाँ भी अपने चैनल्स को बना रहे हैं। औरतों को शरिया कानून के तहत पब्लिकली मारा जा रहा है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है एग्जैक्टली सेम पैटर्न इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी होते हुए देखा जा रहा है। इसलिए हमें कैसे भी करके बांग्लादेश की गलतियों से सीखना होगा और वहाँ की हिंदुओं की, वहाँ की माइनॉरिटी की आवाज़ बननी होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, समझने के लिए बांग्लादेश की हमें हिस्ट्री को समझना होगा। उस देश का जन्म कैसे हुआ जो पार्टीशन से पहले इस रीजन में अराउंड 30% हिंदूज होते थे। ये रीजन पाकिस्तान के पास चला गया जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हो गया था। उस वक्त हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया जरूर आए थे। ईस्ट पाकिस्तान मींस बांग्लादेश, वहां से जरूर आए थे। इसके बावजूद 22% हिंदू वहीं रह गए थे क्योंकि वो अपना पूर्वजी घर परिवार नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी तरह उनके यहाँ जो फेमस सिंगर हैं, बंगाली सिंगर हैं, राहुल आनंद के पेरेंट्स ने भी यही किया। इसके बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद तो हो गया, लेकिन उसके दिमाग से वो आदतें कभी नहीं जा पाई। हम आगे ही बात करते हैं। कभी भी वहां पर इलेक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ज्यादातर इलेक्शंस, तो वहां सिलेक्टिवली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। और इसलिए अगर आज आप देखोगे तो वहां स्थिति इतनी खराब है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 7% हिंदू बचा है, 0.61% बुद्धिस्ट है और 0.3% क्रिश्चियंस बचे हुए हैं। एंड ये सब इतना खराब तरीके से, इसका डिक्लाइन का रेट इतना तेज है कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि अगले 30 सालों में यहाँ एक भी माइनॉरिटी नहीं बचने वाला है। इसलिए ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बात माइनॉरिटी को बचाने की है। बांग्लादेश में या सदियों से प्रोसिक्यूट होते हुए आ रहे हैं। हम आगे कुछ बात करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स की जहां ऐसे ऐसे मैसेकेयर हुए हैं, हत्याकांड हुए हैं, जो आपका दिल दहला देंगे। आइए जानते हैं। पहला, 23 अप्रैल 1971, जाति भंगा मैसेकेयर। लिबरेशन के दौरान एंटी हिंदू फाइनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड बांग्लादेश से इंडिया जाने का फैसला लेते हैं, राइट। वहां टोटल 12 गांवों के हिंदू इकट्ठा होते हैं, कहाँ जाने के लिए? इंडिया जाने के लिए। जो वो मैसेकेयर इतना खराब था, इतना दर्दनाक था, जैसे अपने यहाँ जलियांवाला बाग हुआ वैसे ही वहां भी हुआ।
ना बूढ़ों को देखा गया, ना औरतों को बख्शा गया, सभी को एक तरफ से मारना शुरू किया गया और करीब 3,500 हिंदुओं का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है, ठीक 1 महीने बाद बात आती है संकरी बाजार। संकरी बाजार मोहल्ले में हिंदू मोहल्ला था और पाकिस्तानी आर्मी ने एक लाइन से लोगों को मारा और जिसमें करीब 164 लोग मारे गए। उसके बाद सुहागपुर की घटना आपको मैं बताता हूं। 25 जुलाई 1971 की सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे पाकिस्तानी आर्मी ने खुले आम गोली चलाकर 2112 लोगों को मार दिया, जिसमें 57 औरतों के साथ गैंग रेप हुआ। और वो घटना हिस्ट्री में नोटेड है और इतनी दर्दनाक थी। और 1971 के बाद जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, तो फाइनली अब सबको ऐसा लग रहा था कि अब सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना था। आइए अब देखते हैं 2001 में क्या हुआ। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो शेख हसीना आज इंडिया आ गई हैं, उनके अपोजिशन में खड़े होकर इलेक्शन लड़ती है बीएनपी। और इलेक्शन उसने जीता भी 2001 में। और उसने ऐसा होने के बाद 150 दिन का एक हिंदू हत्याकांड लॉन्च कर दिया और वो इतना क्रूएल था, इतना निर्दयीपन था उसमें कि 150 दिन चले इस प्रोग्राम में एक 18,000 एंटी हिंदू हादसे किए गए, 1,000 हिंदू औरतों का रेप हुआ और करीब 200 औरतों का गैंग रेप हुआ और 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। यही नहीं, इसके बाद 2013 में भी 44 हिंदुओं को मार दिया गया था, 50 टेम्पल्स को तोड़ दिया गया, 1500 हिंदू घरों को टारगेट किया गया। और इक्के दुक्के केसेस नहीं हैं, इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आइए अब बात करते हैं शेख हसीना के टेन्योर के बारे में, जो कि है 2013 से 2024 तक, जिनको कंपैरेटिवली लिबरल और सेकुलर माना जाता है। उनके टेन्योर पर वहां इन टोटल 3600 एंटी हिंदू इंसिडेंसेस हुए, अटैक्स हुए। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि कहीं ना कहीं ये रेडिकल मानसिकता आज इंडिया में भी फैल रही है। उसके पीछे जिम्मेदार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जमात इस्लामी है। और जितने भी अटैक्स हुए उनको कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, चाहे वो 1971 मैस्केयर हो, 2021 का 150 दिनों वाला हिंदू मैस्केयर हो, सबका जिम्मेदार जमात इस्लामी और उनके एक स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र सभा। इनफैक्ट जब 2013 में बांग्लादेश में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस जमात के वाइस प्रेसिडेंट को 1971 के हिंदू मैस्केयर में कल्प्रिट की सजा सुनाई गई, तो उस जमात के स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन कैसे पता है, और हिंदुओं को मारकर, मतलब व्हाट एन आयरनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू उसका मस्केयर नहीं किया। इस बात के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो हिंदुओं को ही मस्केयर कर रहे थे। इनफैक्ट अभी के बांग्लादेशी स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना की सरकार को गिराने के पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। इसलिए हमें इसके इतिहास को बहुत बारीकी से समझना होगा। देखो, जमात की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसे 1941 में, यानी कि आज़ादी से पहले, सैयद अबुल अला मधु ने बनाया था, जो चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया शरिया कानून लागू हो जाए। लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और उनको उनके जमात वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान जमात इस्लामी, इस पार्टी ने लिबरेशन के सख्त खिलाफ था, इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के 50,000 से भी ज्यादा मेंबर्स ने रजाका को ज्वाइन किया और उस टाइम भी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे थे। रजाका का मतलब उर्दू में होता है हेल्पर्स, यानी कि जो लिबरेशन के वक्त पाकिस्तानी आर्मी की मदद कर रहे थे और बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स को मार रहे थे, उनके फ्रीडम स्ट्रगल को कर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी को ऑलरेडी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 2 बार बैन कर लिया। यूएस ने तो इसे
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये अलग अलग नामों से ऑपरेट कर रही है, एक्टिव है। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, या यही बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का भी मास्टरमाइंड था। अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ तो पड़ोसी देश में हो रहा है, बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या प्रॉब्लम है, यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में भी घुस चुकी है, आज यहाँ पर भी एक्टिव हो चुकी है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। 2013 में बोध गया टेम्पल में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इन्होंने 9 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। 2014 की बात करें, वेस्ट बंगाल के बुधवन डिस्ट्रिक्ट में खागरागढ़ ब्लास्ट में, 2018 में काला चक्र मोनेस्ट्री में दलाई लामा को मारने में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इन सभी ब्लास्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट था। और यहाँ इंटेल भी फोर्सेस को इन्हीं टेररिस्ट ने दी। एक्चुअली इन ब्लास्ट के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, जो कई सालों तक चल रही थी, लेकिन आखिरकार 2018 में कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स ने, STF ने 6 इलीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट किया, क्योंकि उन बांग्लादेशी के उसी जमात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्स पकड़े गए। इनका जब इंटरोगेशन हुआ तब जाकर पता चला, हमें मालूम पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ने तो इंडिया में पूरा एक चाल बिछा रखा है। बैन होने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जमात उल मुजाहिदीन नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो बेसिकली उस ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक विंग है। UNHCR के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के इनके सारे ऑपरेशंस को लीड कर रहा था एक बंदा, सलाउद्दीन सालिया, जो खुद इस्लामिक छात्र शिविर यानी कि जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, उसी का एक मेंबर है। और 2014 में ये बंदा बांग्लादेश से इंडिया इलीगली भाग के आया था। दरअसल सालिया अपने कॉलेज टाइम से ही इस्लामिक छात्र शिविर का मेंबर था, पर बाद में उसने जमात का ही एक आर्म टेरर विंग जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB ज्वाइन कर लिया। इंडिया में इलीगली एंट्री मारने के बाद इस बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन का एक नया विंग जमात उल मुजाहिदीन इंडिया में भी शुरू कर दिया, JMI, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। ठीक है, और वो इस सब में बहुत सक्सेसफुल भी रहा। यहाँ आने के बस कुछ ही सालों में उसने ऐसे यूनिट्स खड़े किए जिसमें 10 से 12 मेंबर्स ऑपरेट करते हैं। UN, ये सब मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये UNHCR की ऑफिशियल रिपोर्ट्स में मेंशन है। उनकी रिपोर्ट्स की डिटेल्स में स्ट्रैटेजी भी बताई है। सबसे पहले ये इंडिया के खिलाफ एक आर्म स्ट्रगल प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस को ही इसमें शामिल होने के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका प्रोपेगेंडा सहम अल हिंद बनाया हुआ है, जो एजेंडा 2 सोर्सेस से प्रोपेगेट करता है। पहला, space.in पर कुछ लोग बंगाली आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और दूसरा यूट्यूब। ये लोग न्यूली रिक्रिएटेड इंडियंस को आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, एंड लास्ट में कि उन इंडियन से इंडिया में एक आर्म्ड कॉम्बैट यानी टेररिस्ट अटैक भी करवाते हैं। इसके स्प्रेड को देख के फाइनली 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमात उल मुजाहिदीन को बैन कर दिया। इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करके उन्हें इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए भड़काने के जुर्म में, और NIA ने भी सालिया को पकड़ने के लिए इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होती। NIA के हिसाब से वेस्ट बंगाल और आसाम जैसे स्टेट्स के बॉर्डर काफी पोरस है। पोरस मतलब आसानी से अंदर आया जा सकता है, इसीलिए यहाँ से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट इंडिया में काफी तादाद में आ जाते हैं, और आज तक ही आ रहे हैं। बांग्लादेश में कुहात तक तब जाके हमने हमारी बॉर्डर्स पे
सिक्योरिटी बढ़ाई है और वहां पर आर्मी डिप्लॉय किया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही बांग्लादेशी ब्लॉगर्स ओपनली वीडियो बनाकर इंडिया में कैसे इलीगली घुसना है उसके ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं। इतना आसान है इंडिया में घुसना, आओ कर तो दिखाओ, हमारे बीएसएफ के जवान तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे। उस बात का क्या? 3 मेगा टेररिस्ट अटैक्स मास्टरमाइंड का वो बंदा एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट था। इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? मैं इलीगल माइग्रेंट्स, बंगाल में जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो बंगाल में ओपनली सरिया रूल चला रहे हैं, और इसके सबसे बड़े विक्टिम तो खुद मुसलमान ही हो रहे हैं। इंडिया में ही आकर इंडियन मुस्लिम औरतों को ही ये लोग शरिया कानून के तहत सरेआम सजा दे रहे हैं। और वहाँ के लोकल एमएलए को इस पे मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना था मुस्लिम राज तो ऐसा ही होता है, मुस्लिम का सामाजिक आचार विचार हो था हुए था। एंड सिर्फ यही नहीं, संदेश खाली में भी जो मास रेप केसेस हुए थे उसका जो प्राइम एक्सक्यूज यानी कि एमएलए शहजान शेख है, उसके बारे में भी खबर आ रही कि वो खुद भी एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो 90s में इंडिया आया था। आज इंडिया में होने वाले क्राइम्स में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर सबसे आगे है। अब आप ही बताओ, ये चिंताजनक बात नहीं है? चिंताजनक बात है। इसको सॉल्यूशन क्या है? आइए, हमारे वन एंड ओनली मोटा भाई इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, सीए और एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि देखो आज हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, माइनॉरिटीज पर वहां मास लेवल पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनके लिए इंडिया को ही एक सहारा बनना होगा। क्योंकि इन देशों के आसपास पड़ोस में कोई भी क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट या हिंदू देश है ही नहीं, एंड इसका रिलीजन से कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मिनिस्टर ने खुद कहा है कि सीए के अलावा अगर कोई भी पर्सनल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन चाहे वो पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया लीगली आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। हमारे संवाद ने रास्ता खोला है और वो एप्लीकेशन कर रहे करके रिफ्यूजी के तौर पर ना, रिफ्यूजी के तौर पे नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करके भारत आ सकते हैं। भारत सरकार इनकी सुरक्षा, भारत में बाकी चीज़ों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। इंडिया सिटीजनशिप देगा